आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी चुनाव में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में लगातार प्रचार कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज शाहदरा में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां शाहदरा में सीएम पुष्कर सिंह धामी एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। तो दिल्ली में लगातार सीएम का प्रचार जारी है। आज भी प्रचार करने का सीएम का कार्यक्रम है। तो देखिए, सरकार कह रही है कि शुगर मिलों को गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के निर्देश दिए गए हैं, मगर फिर भी शुगर मिल मनमानी कर रहे हैं। हरिद्वार में भी शुगर मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया है। इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का 142 करोड़ रुपए बकाया है। डीएम का यह कहना है कि प्रशासन शुगर मिलों से बातचीत कर रहा है। प्रशासन की ओर से और बैंकों का जो लोन था, इन सभी लोगों ने उसको सील कर दिया था गोदाम को। माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण गया तो माननीय हाईकोर्ट ने शुगर मिल को यह आदेश दिया था कि आप इसमें जो ओल्ड शुगर है उसको रीप्रोसेस करके बेचें और किसानों की धनराशि का भुगतान करें। उसके क्रम में इनके द्वारा लगभग 34 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया, लेकिन रीप्रोसेसिंग का जो प्रोसेस था वो काफ़ी धीमा चल रहा था। उस समय भी जब इनके गोडाउन सील हुए थे तो उसमें जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि इनके कट्टे बहुत बेतरतीब ढंग से रखे गए हैं, सही ढंग से काउंट नहीं किया जा सकता है। फिर भी इन्होंने एक निश्चित संख्या बोरों की और क्विंटल में बताई थी और वो सील चल रहा था गोदाम। इधर टिहरी के मैकोट गांव में अभी भी गुलदार की दहशत है और फिर से गुलदार देखे जाने से लोगों में दहशत है और वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी डर रहे हैं। हालांकि गुलदार को आदमखोर घोषित करके मारने के लिए 2 शिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं और कैमरा ट्रैप के जरिए भी गुलदार की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। 27 नवंबर को गुलदार ने 12 साल के बच्चे की जान ली थी, तो वहीं बडियार गाँव में भी गुलदार ने 22 नवम्बर को एक ग्रामीण पर हमला किया था। 2 क्यूआरटी टीम वहाँ पर लगाई हैं, जिसमें जो 10 सदस्य हैं, 5-5 सदस्य 2 क्यूआरटी टीम वहाँ पर तैनात हैं। इसके अतिरिक्त हमने उच्च स्तर से पिंजरा लगाने की अनुमति और अपरिहार्य स्थितियों में अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो उसके लिए नष्ट करने की अनुमति मांगी थी, जो हमको प्राप्त हो गई है और पिंजरे वहाँ लगा दिए गए हैं, कैमरा ट्रैप कर दिया गया। तो दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही पहाड़ पर पारे का सदम भी अब देखने को मिल रहा है। जोशीमठ में पारा गिरने से नदियां जम गई है, तो वहीं टंकियों में भी पानी जम रहा है। कह सकते हैं कि सर्दी में पहाड़ पर सर्दी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ पर गिरते पारे का सितम, सर्दी बढ़ते ही जमने लगी नदियां। ये तस्वीरें जोशीमठ के बद्रीनाथ क्षेत्र की हैं, जहां पारा गिरने के साथ ही ऋषिगंगा का पानी देखिए कैसे जमने लगा है। नदी के ऊपरी हिस्से पर पानी जम गया है और ये जमी हुई बर्फ साफ नजर आ रही है। ऋषिगंगा के पानी का ज्यादातर हिस्सा जम चुका है, बस कुछ जगह पर अब पानी बहता नजर आ रहा है। उधर इस तस्वीर को भी देखिए, पहाड़ों पर कैसे बर्फ जमी हुई है। पहाड़ी पर जो घास उग रही है उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। तस्वीर ऐसी लग रही है कि घास को किसी ने सफेद रंग से रंग दिया हो। पारा इतने नीचे आ गया है कि जहां पर भी पानी रुका हुआ है, या तो उसका वेग कम है या वो जम जाता है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के क्षेत्र में सुबह और शाम के वक्त पारा काफी नीचे आ जाता है। दिन के समय थोड़ा सर्दी से राहत जरूर मिलती है, मगर सुबह और शाम के समय खून जमा देने वाली सर्दी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और चलिए पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में अब कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी है और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है उन स्कूलों के बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। ये ऐसे स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 है और मैदानी इलाकों में 10 छात्र संख्या वाले स्कूल बंद होंगे। प्रदेश में ऐसे करीब 3000 स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या बेहद कम है।
तो शिक्षा महानिदेशालय ने इसके लिए जो आदेश है वो भी जारी किए हैं और पहाड़ी इलाकों में जहां बच्चों की संख्या कम है वहां पर स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। ये भी फैसला लिया गया है कि इन बच्चों को दूसरे स्कूलों में, दूसरे बड़े स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि छात्रों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किए जाने के जो आदेश है वो भी दे दिए गए हैं। देखिए, पूर्व में भी हमारे कई स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे छात्र संख्या कम थी और उनको अगल बगल के स्कूलों में बच्चों को स्थानांतरित किया गया था। और इस वर्ष जैसे हमारी छात्र संख्या में वृद्धि हुई है, कई ऐसे हमारे विद्यालय हैं जो दोबारा खुले हैं। उसी तरह से हम लोग वर्तमान की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जहाँ छात्र संख्या कम है उनको बगल के विद्यालय में स्थानांतरित करेंगे और अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो पुनः दोबारा उन स्कूलों को खोला जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जिन पर ताला लगेगा, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कम छात्रों की संख्या वाले जो स्कूल हैं वो बंद होंगे और करीब 3000 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें बंद किया जा सकता है। बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इधर पहाड़ी क्षेत्र में 5 से कम छात्रों वाले स्कूल बंद होंगे। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 10 से कम छात्रों वाले स्कूलों को ताला लगेगा। शिक्षा महानिदेशक ने स्कूलों को चिन्हित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और जल्द जो ये आदेश है इसे जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है। और चलिए, पंकज जाना इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से 5 से कम जो बच्चे हैं जिन स्कूलों में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कब से जो ये आदेश है ये लागू हो सकते हैं, क्या जानकारी? देखिए, अगले सत्र 2023-24 से इस व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उत्तराखंड में, उनको ऐसे स्कूलों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक ने ये कहा है कि ऐसे स्कूल जहां पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें 5 संख्या है छात्रों की, उससे कम है, उन स्कूलों को चिन्हित किया जाए। उनको फिलहाल उनकी शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो ऐसे स्कूल जहाँ पर 10 छात्र हैं या उससे कम छात्र हैं उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही इन स्कूलों में, क्योंकि जो अध्यापक हैं उनकी संख्या भी 1 है, तो इसलिए उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि एक तो ये कि जो संख्या कम है वहाँ पर मेंटेनेंस के अलावा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में, चाहे हम पानी की व्यवस्था करें, लाइट की व्यवस्था करें या शौचालय की व्यवस्था करें या अन्य जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं उनको 5 छात्रों के लिए ही करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है। इसके साथ साथ ही जब अध्यापक अगर छुट्टी पर चले जाते हैं तो इन 5 छात्रों की जो पढ़ाई है वो भी बेकार होती है, वो फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल आईसी ये है कि उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर करने के लिए बहुत बड़े दावे किए गए, उसको बेहतर तरीके से सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें छात्रों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। पिछले दौरान उत्कृष्ट स्कूलों का निर्माण किया गया कि ऐसे स्कूल जो अच्छी तरह चल रहे हैं उनको उत्कृष्ट स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही वहाँ पर एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर 1 शिक्षक है और उनके साथ साथ 10 जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो गई है कि शिक्षा विभाग बड़े दावे जरूर करता है लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकार की तरफ से की जा रही है शिक्षा व्यवस्था को और अच्छी करने की। अब देखने वाली बात है इस फैसले के बाद क्या जो असर है वो पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा सत्र की अवधि पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है सरकार जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो विधानसभा सत्र की अवधि पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। ये भी कहा गया है कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और सरकार जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि 5 दिन का जो शीतकालीन सत्र था उसे 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी सवाल उठाए थे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पर निशाना साध रही है। बिजनेस के 5 दिन का सत्र आपने आहूत क्यों किया? सरकार ने बिजनेस क्यों नहीं लाई? क्यों आप अनुपूरक बजट लेके आए? जब आपका टोटल जो पिछला बजट पास हुआ था उसका आपने 60% पैसा खर्च किया था, उसके बाद भी आप अनुपूरक बजट लेके आए। तो 5 दिन के विधानसभा सत्र के लिए आपको बिजनेस भी लेके आना चाहिए था। इन्हीं विधेयकों की अगर प्रतियां बांट दी गई होती और उनमें चर्चा कराई गई होती तो ये सत्र 5 दिन छोड़िए 10 दिन भी चल सकता था। मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, इनके झूठ को भी मानना पड़ेगा। 7 दिन के सत्र को 2 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक नहीं तो क्या रहा? महिला आरक्षण में इन्होंने कोई
खैरात नहीं बांट रहे हैं, ये तो पहले से विद्यमान था, यहाँ पहले से दिया जा रहा था। केवल हाई कोर्ट में एक रिट पढ़ने के बाद कुछ गड़बड़ हुई थी और आज ये सदन में केवल विधेयक लाए, तो पहले भी तो था विधेयक। और इधर विधानसभा सत्र खत्म होते ही सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। आज उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भर्ती घोटाले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे भुवन कापड़ी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, विधानसभा सत्र खत्म होते ही अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। आज उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा सेशन कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। सरकार पर सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर अब जो राजनीति है वो भी तेज हो गई है। सरकार के पास बिजनेस नहीं था, ऋतु खंडूरी का ये कहना है, और इसीलिए सत्र नहीं चलाया गया। सत्र की अवधि पर अब विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। सरकार ने जनता के साथ मजाक किया है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है। सत्र छोड़कर दिल्ली चले गए सीएम करण महारा ने ये भी कहा है, और 7 दिन का जो सत्र था वो 2 दिन में ही खत्म हो गया। अब कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पंकज राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। पंकज, देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष को तो बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ऋतु खंडूरी के बयान के बाद जिस तरीके से जो राजनीति है वो और गर्मा गई है, और इसे देखकर अब लगता है कि जो ये मामला है ये यहीं पर थमने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसी देखिए, विपक्ष लगातार इस बयान के बाद लगातार हमलावर है। और कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बड़ी बात कही कि सरकार के पास बिजनेस नहीं था तो फिर सत्र क्यों चलाया गया, और सरकार को 2 दिन में ही सत्र करना था तो उसे 7 दिन की अवधि क्यों तय की गई, क्योंकि जो बिजनेस था उसके आधार पर सत्र की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता था और जो तमाम जो विधेयक थे उन पर चर्चा की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि देखिए सत्र अब क्यों है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन अब बयान के बाद लगातार राजनीति हो रही है। कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा और आज उप नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा भी कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ऐसी देखिए, सदन के भीतर जिस तरह से विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए था और तमाम जो मुद्दे थे विपक्ष के पास जिनको प्रमुखता से सदन के भीतर उठाया जाना चाहिए था वो विपक्ष उस हिसाब से नहीं उठा पाया। हालांकि देखिए 2-3 मुद्दे, कानून व्यवस्था हो या फिर आपदा का मुद्दा हो या उत्तराखंड जो भर्ती मामला था उसको जरूर उठाया गया था, लेकिन विपक्ष ने एकजुटता के आधार पर उसे जिस तरह सरकार को घेरना चाहिए था वो नहीं घेरा गया। सदन के भीतर जो आक्रामकता विपक्ष की नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं है, लेकिन सदन के बाहर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने अनुसार सरकार पर हमला बोल रहे हैं सदन को लेकर, और आज नेता प्रतिपक्ष जो उप नेता प्रतिपक्ष है भुवन कापड़ी वो भी हमला बोल रहे हैं। तो ऐसे साफ तौर पर कहा सकता है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक एक कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक साझा रणनीति जो बनानी चाहिए थी कांग्रेस को, सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अब विधायक नहीं है तो उन्हें सदन के बाहर एक बेहतर रणनीति तैयार करनी चाहिए थी। हमला बोलना चाहिए था कि तमाम मुद्दों को लेकर कि सदन कैसे सरकार को घेरा सकता है, और कांग्रेस के जो तमाम विधेयक हैं, कांग्रेस चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, तमाम विधायकों की बात हो, तो वो सदन के अंदर सरकार को बेहतर रणनीति के साथ जब देखने वाली बात है कि विपक्ष कैसे इस मुद्दे को खींचता है और सरकार की तरफ से क्या जवाब इसका मिलता है विपक्ष को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। बुलंदशहर में सीआरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर के घर पर पथराव, 2 लोग पथराव में हुए घायल। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में फॉल्टी करने वक्त लाइन मैन को लगा करंट, आनन फानन में ले जाया गया अस्पताल, हुई मौत। बहराइच में करोड़ों रुपए की स्मैक हुई बरामद, आरोपी तस्कर फिरोज खान को भेजा गया जेल। नानपारा इलाके में हुई थी छापामारी। बरेली में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज में पुलिस मुठभेड़ में मां बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। रामपुर में आजम खान का एक वीडियो आया सामने, जनसभा के मंच से आजम ने एसपी साहब जिंदाबाद और सीओ साहब जिंदाबाद के लगाए नारे। आज रामपुर और मैनपुरी में सीएम योगी की चुनावी जनसभा, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। डिंपल के लिए प्रचार में अखिलेश ने झोंकी ताकत, आज करहल और जसवंत नगर में अखिलेश यादव करेंगे रोड शो। दौरी में आज जयंत और चंद्रशेखर आजाद भी जनसभा करेंगे, मदन भैया के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। दौरी में भाजपा नेता विनीत शारदा ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में किया प्रचार, जयंत चौधरी पर बोला जमकर निशाना। लखनऊ में सपा की मीडिया सेल के खिलाफ एक और केस दर्ज, संघ के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के आरोप में एफआईआर। निकाय चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी बोले, नगरपालिका अध्यक्ष और वार्ड सदस्य तक का चुनाव अपने सिंबल लड़ाएंगे। आज लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निकाय चुनाव से पहले दे सकते हैं कई 100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सदन टैक्स देने वालों के पैसों से चलता है, जब मेरे पास कोई बिजनेस नहीं होगा तो सत्र चलाना मेरे लिए बेमानी है।
उत्तराखंड सरकार के विधानसभा सत्र को ऐतिहासिक बताने पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उठाए सवाल। धर्मांतरण पर सख्ती को लेकर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने धामी सरकार की सराहना की है। उत्तराखंड के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी धर्मांतरण कानून को जायज ठहराया है। स्वच्छ जल जीवन मिशन से बरेली मंडल में बह रही निर्मल जलधारा। बरेली मंडल में लगे 95,754 नल। बरेली मंडल स्वच्छ जल जीवन मिशन में प्रदेश में अव्वल। भारत को मिली G20 की मेजबानी। देश के 100 स्मारकों को किया जाएगा रोशन। आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और अकबर टॉम भी रोशन होंगे। यूपी में गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर आंकड़े जारी। अभी तक पूरे प्रदेश में 99.56% काम हुआ पूरा। गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास को किया जाएगा सम्मानित। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से किया जाएगा सम्मानित। सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ से विधायक विनय वर्मा के आरोपों पर बोले डीएम संजीव रंजन। बोले वोटर लिस्ट का काम बीएलओ का है। श्रीनगर में एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह संपन्न। कॉलेजों के 150 शोध छात्र छात्राओं को पीएचडी डिग्री मिली। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। पुराना आरटीओ चौक से लेकर भारत माता मंदिर तक सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।